नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार खुशेल उपचे। मेरा आपसे ऐसा प्रश्न है कि जब देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, तो ऐसी क्या गरज पड़ी आपको कि आपने अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ की स्थापना की है और आप कई मांगों को रखते हैं? देखो, कौन ओबीसी है कौन नहीं है ये प्रश्न अलग बात है। और अगर वास्तव में सारे देश के लोगों ने अपना देश का प्राइम मिनिस्टर ओबीसी हो इस इच्छा से अगर मोदी जी को सहयोग किया होगा या इन्हें उनके पार्टी को जितवा के लाया होगा, तो मेरा सवाल ये है कि भी आज़ादी के 75 साल के बाद में भी आज भी इस देश के ओबीसी को हमारी जात निहाय जनगणना करनी चाहिए, ये मांग करनी पड़ती है। एक तरफ में देश के आज़ादी के 75 साल बीत गए, इसलिए अब देश के मतलब आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे, लेकिन वही स्वर्ण महोत्सव देश में मनाया जाता होगा, उस देश में उन ओबीसीओं को अपनी प्राथमिक मांगों के लिए भी लड़ना पड़ता है। और इसीलिए इस 75 साल में इस देश के ओबीसीओं को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण आज हमको ये स्थापना करनी पड़ी और इस माध्यम से हमको इस देश में लड़ाई करनी पड़ रही है। ये वास्तव में आज देश के ओबीसीओं का दुर्भाग्य है। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि भी जब तक के इस देश में जात निहाय जनगणना नहीं होती और तब तक के इस देश के ओबीसीओं को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर कोर्ट में पुरावा चाहिए और हम कितनी भी कोर्ट की लड़ाइयाँ लड़ लें, तो आज उन कोर्ट के लड़ाइयाँ कहीं भी हम जीत नहीं सकते जब तक के हमारा एम्पिरिकल डाटा तैयार नहीं होता। अगर ये ओबीसी की सरकारें हैं तो अपने आप को कहलाते हैं, तो मेरा सवाल इन लोगों से ऐसा है कि आज ये 9 साल में आप लोग ओबीसी की एक छोटी सी मांग ये पूरी नहीं हो सकी, और अगर इस देश में कोई एक आधा राज्य उन ओबीसीओं की जनगणना करने के लिए कार्यरत होता है तो कानूनी तौर पे उसको भी कोर्ट के माध्यम से अड़ाया जाता है। इसका मतलब ही ये है कि भी ये नाम के ओबीसी होंगे, लेकिन इनके मन में और तन में ओबीसीओं के संदर्भ में कोई संवेदना नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आर्टिकल 340 के माध्यम से दी है, तो उसको कार्यान्वित करने के लिए ये हमारी लड़ाई है। और वो अगर लड़ाई होगी तो उसके लिए जब तक के एम्पिरिकल डाटा तैयार नहीं होगा, जब तक के हमारी जात न्याय जनगणना नहीं होगी, और तब तक के हमको न्याय नहीं मिल सकता किसी भी कोर्ट में जाकर के। ये बहुत यानी खुली बात है। और उसके साथ साथ में हमारी मांगे तो बहुत है, लेकिन प्रमुखता से भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत अगर कृषि प्रधान देश होगा तो इस कृषि प्रधान देश में किसान और किसान पे ऊपर में निर्भर रहने वाले जो मतलब व्यवसाय है, तो इनको प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा इस देश में नहीं हो रहा है। क्यों कि उत्पादन खर्च के ऊपर में आधारित भाव ये किसान को जब तक के नहीं मिलेगा, इस देश का किसान उसकी लंगोटी छूट नहीं सकती, वो पैंट नहीं पहन सकता, ये अवस्था उसकी बनी हुई है और वही रहेगी। क्यों कि ये तो अगर मोदी साहब ने उस समय में ये कहा था कि भी हम पहले टर्म में आपको 1.5 गुना मुनाफा देंगे, उसके बाद भी दूसरे टर्म में उसको 2 गुना करेंगे और इस देश के किसानों की हालत ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें किसी भी खेती के उत्पादन को मुनाफा वाला भाव आज भी मिल नहीं रहा है। दूसरा महत्व का विषय ऐसा है कि भी किसान ये राष्ट्रीय कार्य करता है, क्योंकि वो जो अनाज है ये राष्ट्रीय उत्पादन है, और ये राष्ट्रीय उत्पादन करते समय में उसको घाटे में काम अगर करना पड़ता होगा तो, और वो बहुत मेहनती काम है, और वो मेहनती काम किसान के साथ साथ में उसके खेत में काम करने वाला खेतीहर मजदूर, तो ये दोनों आदमी किसान और काम करने वाला खेतीहर मजदूर, ये इतना मेहनत का काम है कि ये उम्र के 50-55 साल के बाद में पूरे ढीले हो जाते हैं। और इसीलिए मेरी मांग ये है, अगर ये वास्तव में मतलब ओबीसी की सरकारें हैं, तो कि भी उस किसान को इन लोगों ने उम्र के 55 साल के बाद में पेंशन योजना ये किसान के साथ साथ में खेतीहर मजदूरों को भी लागू करना चाहिए।
इस देश में समान न्याय अगर सबको मिलना चाहिए, ऐसी अगर इनकी भावना है, और बाबा साहब ने क्या कहा था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो मैं कहता हूँ कि आज भी देश में नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट मात्र खाली ओबीसी को ही देना पड़ता है। जब ये खुले प्रवर को नहीं है, एससी को नहीं है, एसटी को नहीं है, तो खाली ओबीसी के लिए ये कायदा क्यों है, ये मेरा सवाल है। और इसीलिए ऐसे बहुत प्रश्न हैं। आज इन सब प्रश्नों के ऊपर में अगर मैं गिनती अगर लगाऊं तो आज लगभग हमारी मांगे एक 16 मांगों की मांग पत्र लेकर मैं पूरे देश में आज घूम रहा हूं, और उन 16 मांगों की अगर चर्चा करनी होगी तो मैं एक एक मुद्दे पे भी इस बात की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भी उसकी कोई आवश्यकता है ऐसा नहीं। लेकिन प्रमुख मांग तो हमारे इस देश में जात निहाय जनगणना, उस जात निहाय जनगणना के साथ साथ में केंद्रीय सरकार में एक स्वतंत्र मंत्रालय ये ओबीसीओ का होना चाहिए। क्यों कि बाकी के सब मतलब मंत्रालय अगर हैं तो जब तक के हमारा बजटिंग ये हमारे मतलब ओबीसी के जनसंख्या के आधार पे नहीं होगा, और तब तक के हमारा वो हिस्सा बराबरी का हमको नहीं मिल सकता। यानी इसके साथ साथ में भी बहुत सी मांगे हैं ओबीसीओ को। अभी मैंने आपके सामने कहा कि भी मतलब वो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर ये तो संविधान के किसी भी कोने में लिखा हुआ शब्द नहीं है। ये जब सम्माननीय उस समय के तत्कालीन पंतप्रधान वीपी सिंह जी जिन्होंने मंडल आयोग लागू किया और उन्होंने कहा, तो तब वो 50% आरक्षण की बात ओबीसी के लिए हुई। तो ये जो मतलब खुले प्रवर के लोग हैं, इनके पेट में दर्द होने लगा और इन्होंने इस बात को कोर्ट में डाला, और कोर्ट के माध्यम से दिया गया 27% का आरक्षण है। तो ये 27% का आरक्षण भी आज भी पूरे देश में सभी कोनों में उनको 27% नहीं मिलता। कहीं 60% से लेके तो 17% के ऊपर कोई यह नहीं होगा। और ऐसी यानी अब इस मुलाकात में सारे विषयों पे अगर चर्चा होगी तो बहुत लंबा विषय होगा, इसलिए उसका स्वतंत्र भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इतना आपको कह देता हूँ मैं कि भी आज ओबीसी प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद में ओबीसीओं के हित के दृष्टि से कोई कदम उठाए जा रहे ऐसा नहीं है। और महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था कि मैं ये सारे प्रश्न एक झटके में निपटा दूंगा। तो माननीय देवेंद्र जी भी इस मामले में असफल रहे। अब तब असफल रहे तो अभी तो वो उनकी सरकार है यहाँ पर भी, और वो अभी उप मुख्यमंत्री है तो वो करा सकते थे। लेकिन अभी तक के हमारा जो मिलने वाला राजकीय आरक्षण वो भी खाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का वो खत्म हो गया, लेकिन उसको बहाल ये लोग नहीं कर सके। मतलब इस देश का लोकतंत्र रहा क्या? और इसलिए भी मैं ये बात उस समय भी कही थी कि सत्ता के सामने शहारपन नहीं चलता। तो अगर वास्तव में ये न्याय देना चाहते हैं तो फिर ये बगैर आरक्षण के देश में जो चुनाव हुए वो कैसे काम कर रहे हैं? इसका मतलब इस देश में ओबीसीओ को निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको मतलब यानी बहुत सी। अब मैं किस किस बात का जिक्र यहाँ पे करूँ? अगर देश में सारे समुदाय के लोगों को अगर रहने के लिए वसति गृह बनते हैं, आज पूरे देश में ये गरीब वर्ग है ओबीसी का, और इनके बच्चे अगर पढ़ने जाए तो आज भी कहीं पर भी इनके स्वतंत्र वसति गृह नहीं है, जिसकी मांग हमने कई सालों से कर रहे हैं। और इसीलिए तालुका स्तर की तो छोड़ो, लेकिन कम से कम जिला स्तर पर भी ऐसे वसति गृह बनेंगे तब ये ओबीसी के गरीब बच्चे वहाँ पे पढ़ सकेंगे। नहीं तो शहरों में आज इतना किराया है कि आज उसके आधार पे ये बच्चे अपना एजुकेशन भी नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था है।